Hello everyone, this is Richa Sharma. Welcome back to Edu Grown with another video of class 10 history chapter number 3 that is nationalism in India. Okay, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सबसे पहले इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था इस चैप्टर का, एज वेल एज नेशनलिज्म इन यूरोप जो है उसका भी फुल एक्सप्लेनेशन करा था. एंड देन हमने जो यूरोप वाला चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया है. ठीक है, अब जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे के एक्सरसाइज में दिए गए. सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें हमें एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है 4 पार्ट्स को. ओके, तो हम 1 बाय 1 एक पार्ट्स का आंसर्स देखते जाएंगे. तो फर्स्ट जो है वो हमारा बोला गया है, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज द कॉलोनाइज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ओके, बोला जा रहा है जो कि नेशनलिज्म की ग्रोथ थी जो कि कॉलोनीज में हो रही थी, ठीक है, वो कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक्ड है. ठीक है, इसका मतलब ये है जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी उस टाइम पे हमें क्या हो रहा था, नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हो रही थी, तो उस टाइम पे जो हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, तो इन दोनों का क्या लिंक है. ठीक है, तो हम देखते हैं इसका लिंक क्या बताया जा रहा है. हम हमारे आंसर पे आते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है, people begins discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. ठीक है, तभी से जब हम किसी के अंडर में थे, मतलब हम बोल सकते हैं ब्रिटिश के अंडर में थे, जब हम उसी टाइम पे लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ था या फिर इस चीज की उन्होंने डिस्कवरी की थी, किस चीज की, यूनिटी. ठीक है, वो कहां से आई थी, जब उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया था कॉलोनिज्म में. ठीक है, तो पीपल बिगेन डिस्कवरिंग, पीपल ने क्या किया, वहां बिगेन किया किस चीज का, डिस्कवरिंग करना. क्या डिस्कवरिंग करना है, यूनिटी. ठीक है, कैसे, प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल. ठीक है, जो भी प्रोसेस थे उनके स्ट्रगल के, किसके साथ, कॉलोनिज्म के साथ. ठीक है, आपको ये समझ में आया. नाउ द सेंस ऑफ बिगिन ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइड अ शेयर बाउंड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. ठीक है, जिसके कारण जो आपका कॉलोनिज्म के टाइम पे हमने देखा था कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे हमारे, या कास्टिज्म, रिलीजन्स की जो प्रॉब्लम थी, हालांकि वो आज भी इतने अच्छे से सॉल्व नहीं है, बट जब हमें उस टाइम पे यूनिटी दिखानी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सब लोग साथ में आए, उनने अपना बाउंड बनाया और एक हम बोल सकते हैं एक यूनिटी या एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको डेवलप किया. ठीक है, तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, ठीक है, अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइड आ शेयर बाउंड. क्या उनने प्रोवाइड किया, जो सेंस था ऑप्रेस्ड करने का, किसके अंडर में, कॉलोनिज्म के अंडर में. ठीक है, उनने क्या किया, एक प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, शेयर बाउंड को. ठीक है, जिसके कारण टाइड हुआ क्या, मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. ठीक है, जो अलग अलग आपके ग्रुप्स थे वो एक साथ आ गए, उनने अपनी बाउंड जो उनके बीच में शेयरिंग बाउंड थी उसको डेवलप किया, और जो कॉलोनिज्म के खिलाफ था, मतलब जो कॉलोनिज्म थी उसको ऑप्रेस किया, मतलब कि उसको दबाने की कोशिश की. ठीक है, इसका जो हमारा सेकंड पॉइंट है, क्या बोला जा रहा है, एज ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्मली डिफरेंटली. ठीक है, जैसे कि बट हमें पता है जो कि अलग अलग क्लास के या अलग अलग ग्रुप के लोग थे, उनने कॉलोनिज्म का जो इफेक्ट था उसको डिफरेंट तरीके से देखा था. ठीक है, देयर एक्सपीरियंसेस वर varied and their notation of freedom were not always the same. ठीक है, जो उनका एक्सपीरियंस था या हम बोल सकते हैं जो उनने फ्रीडम का मीनिंग समझा था वो किसी का भी सेम नहीं था. ठीक है, सो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. इसलिए जो कांग्रेस के लीडर थे महात्मा गांधी जी, उनने सोचा कि इन सब ग्रुप को हम एक मूवमेंट के अंदर क्या कर ले. ठीक है, thus in spite of differences and conflicts, different group and communities came under the banner of Indian National Congress. ठीक है, इसके बाद भी इतने डिफरेंसेस थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट थे, उसके बाद भी जो डिफरेंट ग्रुप्स के, क्लास के, कम्युनिटी के लोग थे वो एक ही बैनर के अंदर में आ गए, जो कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, और इन सब ने मिलके वेरियस मूवमेंट के अंदर पार्ट लिया, विच वर एंटी कॉलोनियल और अगेंस्ट द ब्रिटिश. वो मूवमेंट कौन कौन से थे, एंटी कॉलोनियल या फिर अगेंस्ट के
ब्रिटिश के अगेंस्ट वो मूवमेंट है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, सिंपल सी अगर मैं बात करूं आपको बोलूं, सबसे पहले तो हमने ये देखा है फर्स्ट पॉइंट में कि जो यूनिटी की फीलिंग थी, जो हमारी जो यूनिटी की फीलिंग थी वो हमारी कब डेवलप हुई थी, जब हम कॉलोनिज्म के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला, हमने क्या देखा इसी वाले पॉइंट में कि जो डिफरेंट ग्रुप थे उनके अंदर की जो बाउंडेशन मतलब है ना, जो बाउंडिंग थी, शेयर बाउंडिंग थी, वो क्या बढ़ने लगी और वो एक होने लगे। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड वाले पॉइंट में देखा आपका कि जो अलग अलग ग्रुप, क्लासेस, कम्युनिटी के लोग थे, उनके लिए जो कॉलोनिज्म का इफेक्ट था वो सबके लिए अलग था। साथ के साथ में हमने ये भी देखा जो फ्रीडम का मतलब था वो भी सबके लिए अलग था। इसलिए जो गांधी जी थे उनने इन सारे ग्रुप को एक साथ लेके आने की कोशिश की एक मूवमेंट के अंदर। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी जो डिफरेंट ग्रुप एंड कम्युनिटी के लोग थे वो एक बैनर के अंदर आए जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। एंड देन वहीं आके या उनके अंडर में आके लोगों ने जो डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, वेरियस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और जो वो मूवमेंट थे वो किसके अगेंस्ट थे, या तो हम बोल सकते हैं एंटी कॉलोनियल थे या फिर अगेंस्ट थे ब्रिटिश थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्पेशली आपको कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है तो आप ये रख लीजिएगा, यूनिटी हमारी कब हुई थी, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा यूनिटी, एक हो जाएगा स्ट्रगल, कब, कॉलोनिज्म के टाइम पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारा ऑप्रेस्ड हुआ, कब हुआ, हमारा कॉलोनिज्म के अंडर जब हम थे। यहां हमारा मेन क्या हुआ, शेयर बाउंड हुआ। ठीक है, साथ के साथ में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो एक साथ आए। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाली की बात करूं तो उसके अंदर जो लोगों का कॉलोनिज्म का इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म आपका एक कीवर्ड हो जाएगा इस वाले पॉइंट में से। इसको आपको याद रखना है, जिनने सबने डिफरेंट लिया, एज वेल एज वी नो दैट कि जो नोटेशन ऑफ फ्रीडम था, ठीक है, वो भी सबके लिए सेम नहीं था। तो एक इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड एक जो दूसरा कीवर्ड हो जाएगा आपका नोटेशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये सब किसके अंडर में थे, महात्मा गांधी जी के अंडर में थे। ठीक है, वन मूवमेंट था हमारा, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी सब एक बैनर के अंदर आए जो क्या नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद सबने डिफरेंट वेरियस मूवमेंट में पार्ट लिया जो कि एंटी कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश के अगेंस्ट था। ठीक है, इसके अलावा आप अपना सेंटेंस बना ही सकते हैं, राइट नाउ। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बट इनडायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि उसका इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये जो, या फिर हम बोल सकते हैं नेशनल मूवमेंट हो रहे थे इंडिया में, उसका क्या असर पड़ा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखना है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। उसने कैसे हेल्प की ग्रोथ में, किसके, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसकी वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। पहला क्या था, डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया था। ठीक है, इसके बाद वॉर ऑन वर टेकन एंड मोर टैक्सेस वर इम्पोज। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिश ने वहां हमारा क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो अब वो खुद के पास से तो पैसे लगाती नहीं थी, वो इंडिया से कैसे लेती थी, एज अ टैक्स के थ्रू लेती थी। ठीक है, तो उनने क्या किया, एक तरह से डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो उनने इम्पोज कर दिए। ठीक है, क्योंकि उनने ना उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोन्स एंड ऑल भी लिए होंगे, इसलिए उनने क्या किया, उसको फुलफिल करने के लिए इम्पोज कर दिए टैक्सेस, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो थी वो बढ़ा दिया। ठीक है, साथ के साथ में इनकम टैक्स नाम का एक नया टैक्स था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, साथ के साथ में ये सब तो किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था, राइट। जिसके कारण, इसके कारण क्या हुआ, जो आपके प्राइजेस थे, मतलब जो आपके एसेंशियल आइटम्स होते हैं डेली नीड के, उनकी जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए, राइज हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनको बहुत ही ज्यादा हार्डशिप का, या हम बोल सकते हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसके कारण देयर वॉज वाइड स्प्रेड discontent in the rural area due to forced रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर। ठीक है, अब ये तो हो ही रहा था कि उनने इतने सारे काम किए थे, एक तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज कर दिया था। ठीक है,
एज वेल एज उनने ना बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दी थी, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसके कारण क्या हुआ था, जो हमारे प्राइजेस थे, जो एसेंशियल नीड्स होती हैं हमारी डेली आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, उनके प्राइजेस को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, जिसके कारण जो नॉर्मल पीपल्स थे उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये तो हो ही रहा था, साथ के साथ में उन्होंने एक चीज और की कि जो रूरल एरिया था, ठीक है, रूरल एरिया में उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोग थे, ठीक है, जो यंग जनरेशन थी, जब वहां के जो लोग थे उनको जबरदस्ती उनने क्या किया, रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट किया। ठीक है, किसके लिए, सोल्जर के लिए, कि आपको जाना पड़ेगा और आपको फर्स्ट मतलब वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भले आपकी मर्जी हो या ना, इसलिए इसके अंदर फोर्स लिखा है। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट किया किसका, सोल्जर का, ये भी किया। अब क्या हुआ, इसके अलावा आपका 1918, 19 एंड 2021 के अंदर हमारे यहाँ क्या होगा, क्रॉप फेलियर आ गया। ठीक है, क्रॉप फेलियर आ गया और जो गवर्नमेंट थी वो तो हमसे बिना बात के टैक्सेस ले ही जा रही थी, और ये सारी चीजें होने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारे यहाँ फूड का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वन बाय वन क्या होता गया, जो ब्रिटिश थी वो हमारे ऊपर है ना चीजें इम्पोज करती गई, जिसके कारण जो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, एंड वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता गया, नेशनल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट होता गया। ठीक है, साथ के साथ में जो लास्ट चीज हुई थी वो ये हुई थी, ऑल्सो देयर वॉज एन इन्फ्लुएंस एपिडेमिक। ठीक है, इन्फ्लुएंजा करके एपिडेमिक आया था उस टाइम पे, आपको एक एपिडेमिक हुआ था उस टाइम पे, जिसके कारण और ज्यादा प्रॉब्लम गई लोगों को, हार्डशिप लोगों की जो थी वो बढ़ गई थी। बट उन्हें ये लग रहा था कि ठीक है, ये जो हार्डशिप बढ़ी है, जब हमारा वॉर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी जो हार्डशिप है, जो हमारी परेशानियां कठिनाइयां, वो भी खत्म हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये जो सारी चीजें हुई थी, जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे हम बोल सकते हैं, तो उसके कारण धीरे धीरे इंसान के अंदर क्या होने लगा था, गुस्सा बढ़ने लगा था, जिसका रीजन क्या निकला, वो सब एक यूनाइटेड हो गए एक लीडर के अंदर, और उनने न्यू वे ऑफ स्ट्रगल को क्या कर लिया, फाउंड कर लिया, या फिर हम बोल सकते हैं जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, या फिर जो ग्रोथ था नेशनल मूवमेंट का इंडिया में, वो क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे इंडिया के अंदर हेल्प की, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मैंने बहुत इजी पॉइंट में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, डिफेंस की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, डिफेंस एस की जगह सी आएगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, हमारे यहाँ टैक्सेस भी इम्पोज कर दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, इनकम टैक्स आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण आपका जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का, हार्डशिप का सामना करना पड़ा। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था सोल्जर का, एज वेल एज हमारे यहाँ क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, एपिडेमिक हो गया था हमारे यहाँ, जिसके कारण सबने मिलके एक नया वे निकाला, जो क्या था, स्ट्रगल था, किसके खिलाफ, हमारे मतलब जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बी पार्ट भी समझ में आया होगा ना। अब हम हमारे सी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वाई वर इंडियन आउटरीच्ड बाय द रोयल्ट एक्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो इंडियंस थे, आउटरेज का मतलब यहाँ ये होता है कि क्यों वो इतने ज्यादा गुस्से में थे। ठीक है, आउटरेज मतलब कि गुस्से में होना, ठीक है, लाइक या एंगर होना। तो ये पूछा जा रहा है, जो रॉयल एक्ट पास किया था ब्रिटिश ने, तो उसके कारण इंडियन इससे इतना ज्यादा आउटरेज या इतना ज्यादा गुस्से में क्यों थे। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। द रॉयल एक्ट पास इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि उस टाइम पे जो हमारा मूवमेंट था, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो सबके अंदर क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, ग्रोथ करती जा रही थी। ठीक है, जो कि ब्रिटिश को पसंद नहीं आ रहा था। तो उनने क्या किया, उनने एक रॉयल एक्ट नाम का आपका एक लॉ था, उसको पास कर दिया। ठीक है, किसने किया, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है, जो किसके अगेंस्ट था, जो कि इंडियन मेंबर्स थे उनकी यूनिटी के अगेंस्ट था, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर क्या था, ठीक है, उनने कोई एक्ट पास कर दिया, लेकिन ऐसा क्या था उस एक्ट के अंदर जिसके कारण लोगों को इतनी गुस्सा आई, हम वो देखेंगे। ठीक है, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनमरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो इस एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को बहुत, एनमरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पावर दे देना। ठीक है, तो उनको एक तरह से हम बोल सकते हैं सब बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, जिसके कारण पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या किया गया, रिप्रेस किया गया। ठीक है,
साथ के साथ में उनको ये भी अलाउ किया गया कि आप डिटेंशन कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, वो भी 2 साल तक। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी ने कोई मतलब क्राइम किया है तो ये कंपलसरी होता है कि आपको पहले क्या बोलते हैं उसको, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है एंड देन आप उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बट उनको यहाँ क्या पावर दे दी गई थी कि आप बिना किसी भी वजह से उनको अलाउ था कि वो डिटेंशन कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर का, किसके बेसिस पे, विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, वो भी 2 साल तक। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या था, अनजस्ट था हमारे इंडियंस के साथ। ठीक है, और एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं ये ऑपरेसिव लॉ था, किसके लिए, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। ठीक है, तो दिस वाज एन अनजस्ट एंड ऑपरेसिव लॉ ऑफ इंडियंस, देयरफॉर इंडियंस वर आउटरीच्ड बाय द रॉयल एक्ट। ठीक है, ये इतना सब कुछ हो रहा था, ये अनजस्ट था, जिसके कारण जो लोग थे इंडियंस थे उनका क्या हुआ, उनका गुस्सा हुआ वो किसको लेके, रॉयल एक्ट को लेके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपका अगर नॉर्मल पूछा जाए व्हाई वर इंडियन आउटरीच बाय द रॉयल एक्ट, तब भी आपको यही लिखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए रॉयल एक्ट क्या होता है, तब भी आपको यहाँ से लेके ये इंडियंस वाले तक लिख देना, बस ये वाला आप काट दीजिएगा कि इंडियन वर आउटरीच बाय द रॉयल एक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, 2 टाइप के आंसर्स आ सकते हैं, एक तो आपको रॉयल एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है नॉर्मली, तो आप यहां से लेके द रॉयल एक्ट से लेके इंडियंस तक लिख देंगे आंसर। और अगर आपको इस टाइप से आए आउटरीच या एंगर्ड, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आए तो आप फिर यहां तक लिख देंगे। ठीक है, आई थिंक आपका इसका सी पार्ट भी आपको समझ में आया होगा ना। अब हमारे आते हैं 8 पार्ट को लेके। ठीक है, 8 पार्ट, वो डी पार्ट, सॉरी, फर्स्ट का डी पार्ट क्या बोला जा रहा है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विदड्रॉल करने के लिए क्यों डिसाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इधर एक बात याद रख लीजिएगा, जहां भी नॉन वायलेंस आ जाता है आपका, तो गांधी जी क्या कर लेते थे, आपके मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे ना। द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो मूवमेंट था वो बहुत सारी जगह क्या हो गया था, वायलेंट के अंदर टर्न हो गया था। एज यू नो दैट कि जो गांधी जी थे उन्हें वायलेंट या फिर हम बोल सकते हैं जो हिंसा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो जो मूवमेंट था वो वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था बहुत सारी जगह। तो गांधी जी थॉट दैट सत्याग्रहीज नीड टू प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि हमें सत्याग्रही को, जो सत्याग्रही थे आपके, या फिर हम बोल सकते हैं वो लोग जो है ना, क्या बोलना चाहिए, मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, उनको प्रॉपर ट्रेन करने की जरूरत है किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो गांधी जी का सोचना था कि सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब ये उन्होंने क्यों सोचा था, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारी जगह क्या हो गया था, ये जो हमारा क्या बोलते हैं मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कहां कहां हुआ था। दिस वाज इन कंटेस्ट ऑफ द इंसिडेंट इन चौरी चौरा, a village in Gorakhpur district UP where 22 policemen were brutally killed after they had fire on a political procession। ठीक है, क्या हुआ था आपको पता है, चौरी चौरा में आपका एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जो चौरी चौरा था आपका वो एक मतलब यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहां एक विलेज है, सॉरी यूपी में डिस्ट्रिक्ट है आपका गोरखपुर, वहां एक विलेज है, उधर ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जहां 22 पुलिसमैन जो थे उनको क्या कर दिया था, उनको मार दिया गया था। ठीक है, क्यों, जब उनने पॉलिटिकल प्रोसेशन किया था। ठीक है, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या पॉलिटिकल जो लोग थे जो या फिर जो मूवमेंट कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की थी उसके बाद। ठीक है, तो गलती ब्रिटिश की थी, बट गांधी जी को ये लगा कि भले ब्रिटिश कुछ भी करे लेकिन हमें प्यार से काम करना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। ठीक है, देयर हैड बीन डिस्टर्बेंस इन मद्रास एंड कैलकाटा ऑल्सो, सबसे बड़ा जो रीजन था वो तो यही था चौरी चौरा मूवमेंट
इसके अलावा भी जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स हुई थी, तो यहाँ देखा जा रहा है मद्रास और कलकत्ता जो था वहां भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए थे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे। The above factor made it clear that the country was not yet ready for the mass movement, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी को लगा ये जो मूवमेंट मतलब सॉरी ये इंसिडेंट जो हुआ था उसके कारण, या हम बोल सकते हैं ये जो फैक्टर्स थे उसके कारण गांधी जी को लगा कि अभी हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो अभी मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ बोला था कि उन्हें जरूरत है प्रॉपरली ट्रेन करने की, ठीक है। सो गांधी जी प्रिवेल्ड अपॉन द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, इसलिए गांधी जी ने जो कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी थी उसको बोला कि अब ये जो मूवमेंट है उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए या फिर कॉल ऑफ कर लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। आप सत्याग्रह के मीनिंग से क्या समझते हो ना। हम हमारे आंसर पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। सो गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या बोला था, एक तरह से प्योर सोल बोला है, किसका, किसी भी फोर्स का प्योर सोल बोला है, ठीक है। तो सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, ठीक है। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। अब जो ट्रुथ को बोला गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या एलिमेंट बोला गया है किसी भी सोल का, ठीक है। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, इसलिए इस फोर्स को उन्होंने क्या बोला, सत्याग्रह बोला है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, इट बर्न द फ्लेम ऑफ लव, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, अगर आप मतलब उनका कहना ये था कि ये जो सोल है आपकी, ठीक है, जो सत्याग्रह है वो जो सोल है आपका वो नॉलेज का सोल है, ठीक है। अगर हम सत्याग्रह की जगह, मतलब उनका मतलब तो इसी से था ना कि हमें नॉन वायलेंस होकर काम करना चाहिए, ठीक है। अगर हम वायलेंस लेके काम करते हैं तो जो लव की फ्लेम है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है। और जो मेन आइडिया था सत्याग्रह का वो क्या था, पावर ऑफ ट्रुथ, कि ट्रुथ की क्या पावर होती है, और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है, कि हमें क्या जरूरत है सर्च को, ट्रुथ मतलब बोलना चाहिए सच्चाई को सर्च करने की, ठीक है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, वो ये बोलते थे अगर जिस भी रीजन से आप लड़ाई कर रहे हो वो अगर आपका ट्रू है, ठीक है, तो इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ, ठीक है। जो आइडिया ऑफ जो सत्याग्रह है वो क्या बोला जा रहा है, पावर ऑफ ट्रुथ बोला जा रहा है, साथ के साथ में सर्च फॉर ट्रुथ भी बोला जा रहा है। और वो ये भी बोल रहे हैं अगर जो भी आपका रीजन है, जो कॉज है वो अगर सही है, ट्रुथ है, तो आपको इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, या फिर बोल रहे हैं जो भी आपका स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, ठीक है। तो आपको फिजिकल फोर्स की मतलब लड़ाई के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, नॉन मतलब वायलेंस की जरूरत नहीं है, आप नॉन वायलेंस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। द सत्याग्रह पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परस्यूड टू सी द ट्रुथ instead of being forced to accept truth through the use of violence, ठीक है। यहाँ पे उनका कहना यही है कि आपको लगता है आपकी चीजें जो सही है, जो ट्रुथ है, आप जिसके खिलाफ मतलब आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर वो सारी चीजें सही हैं तो आप इन सब चीजों के लिए आपको वायलेंस का यूज करने की नीड नहीं है, ठीक है। इन दिस वे वाई दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंडेड टू अल्टीमेटली ट्रिफम, ठीक है। तो मतलब ये एक सत्य है और सत्य को किसी भी बाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है, उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। या फिर वो अपने आप में सत्य अपने आप में ही विजयी है, ठीक है। जैसे कि आपने वो उसके अशोक चक्र के नीचे लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते, लाइक दैट, ठीक है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म वॉज नॉन वायलेंस वुड यूनाइटेड ऑल इंडिया, ठीक है। और गांधी जी का सोचना या फिर बिलीव ये था जो नॉन वायलेंस का धर्म है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो धर्म है वो क्या कर रहा है, वो पूरे इंडियंस को एक कर रहा है, ठीक है। तो उनने सत्याग्रह का मीनिंग ये बताया था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3।
राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, हमें जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है और साइमन कमीशन जो था उसके ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जलियांवाला बाग के ऊपर। अ पब्लिक मीटिंग वाज अनाउंस्ड फॉर द 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग, Amritsar, to protest against the Revolt Act. The people were allowed to assemble there after they had gathered there in thousands. देखो, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर, तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था क्या था, वहां एक तो 13 अप्रैल को हमें पता है बैसाखी मनाई जाती है, तो बैसाखी मनाई जा रही थी, वहां एक तरह का मेला लगा हुआ था और बहुत सारे लोग वहां आए हुए थे। ठीक है, दूसरी जगह क्या हुआ था, जो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, वो लोग भी वहां इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो एक तो जो दोनों के दोनों देखा जाए तो निर्दोष थे, उन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या बोलना चाहिए आपका, उस टाइम पे मिलिट्री फोर्स लग गई थी। ठीक है, तो उन लोगों ने एक तरह से हम बोल सकते हैं मीटिंग अरेंज की वहाँ, एक तो जो प्रोटेस्टर थे उन लोगों ने और साथ के साथ में वहाँ जो बैसाखी मनाने जा रहे थे उन लोगों ने। ठीक है, द पीपल वर अलाउड टू असेंबल देयर, वहाँ सब जाके असेंबल हुए और बहुत सारे जने असेंबल थे। एंड देन जनरल डायर मार्च देयर विथ एरोमस्ट car and troop without giving any warning to the people to disperse. He ordered firing on the armed and peaceful people. ठीक है, on peaceful people. The casualty among the Indians were very high. Dyer purpose is doing so was to produce a moral effect to create in the mind of Satyagrahi a feeling of terror and awe. ठीक है, this massacre of innocent people in thousands convert महात्मा गांधी into a non-cooperator. ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, आपका जो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो जनरल डायर थे उसकी कमांड हाथ में, जनरल डायर के हाथ में कमांड थी और वो जो जलियांवाला बाग था वहां गए और जो भी उनके तीनों गेट जो भी बोलना चाहिए एग्जिट पॉइंट है उन्हें क्लोज कर दिया और ओपन फायरिंग वहां स्टार्ट कर दी। ठीक है, ओपन फायरिंग जब वहां स्टार्ट की और ये बात जब जगह जगह फैली, ठीक है, तो जिसके कारण लोग बाग क्या हो गए थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं गुस्से में आ गए थे। एंड वो जो अभी तक गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे ना मींस कि गांधी जी का सपोर्ट वो अभी भी कर रहे थे, लेकिन जैसे कि वो गांधी जी की बात मान रहे थे, वो नॉन वायलेंस होकर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, नॉन कॉपरेटर के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं वो नॉन वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका जलियांवाला बाग मैसेकर था ना। सेकंड हम देखते हैं हमारा क्या, साइमन कमीशन। ठीक है, अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन क्या था, एक्चुअली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने क्या किया था, उसने एक कमीशन बनाया था। कमीशन का मतलब होता है एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको भेजा जाता है या उसको किसी भी चीज के रिगार्डिंग स्टडी करने के लिए बोला जाता है और उसको फिर ये बोला जाता है कि आप क्या क्या सजेस्टेड होने हैं वहां, वो आप हमें बताइए। ठीक है, तो द इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अपोज द drawback in the Government of India Act of 1919 AD. As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927 AD to suggest any further constitutional reform. This commission consists of 7 members and its chairman was Sir John Simon. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंडियन मेंबर थे उनने क्या किया था, अपोज किया था। ठीक है, किस चीज का अपोज किया था उन्हें, जो कि आपका ड्रॉबैक था। किस चीज का ड्रॉबैक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था उस टाइम पे, जो ड्रॉबैक था उसका उन लोगों ने अपोज किया था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ या जिसका रिजल्ट क्या निकला कि एक साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया, किसके लिए, कि वो सजेस्ट कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, और ये जो कमीशन था उसके अंदर 7 मेंबर थे और इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन, और जो उसके चेयरमैन थे कौन थे, सर जॉन साइमन थे। ठीक है, Indians boycott the Simon Commission because there was no Indian member in this commission. ठीक है, जो इंडियंस थे उनने इस साइमन कमीशन का क्या किया, अपोज किया, क्योंकि उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि इंडियन मेंबर्स को ही नहीं रखोगे, तो आपको प्रॉब्लम पता ही क्या है कि हमारे यहाँ क्या है तो इसलिए लोगों ने क्या किया, वहां बायकॉट करना स्टार्ट किया। द टर्म ऑफ द कमीशन अपॉइंटमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ द स्वराज while the demand of the Indian was only स्वराज। ठीक है, क्योंकि जो ये कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया था
उधर कोई भी इंडिकेशन नहीं था स्वराज को लेके, और जो इंडियंस था उनका मेन एम या फिर हम बोल सकते हैं जो डिमांड थी वो सिर्फ स्वराज ही थी, ठीक है। देयरफॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द अदर पार्टी डिसाइड टू अपोज द साइमन कमीशन। हम ले देख के ये बोल सकते हैं जितनी भी सारी पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन सब ने मिलकर क्या किया, साइमन कमीशन का अपोज किया, ठीक है। हम देखेंगे कैसे किया। इंडियन पीपल ऑर्गेनाइज हड़ताल ऑल ओवर द कंट्री। जो इंडियन पीपल थे उनने क्या कर दी, हड़ताल कर दी सारी जगह। दे ऑल्सो हैड अ ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन विद दिस स्लोगन, और उनके हाथ में ब्लैक कलर का फ्लैग था जिसके अंदर उन्होंने स्लोगन लिखा था, साइमन गो बैक साइमन, ठीक है। व्हेन द कमीशन रीच मुंबई बॉम्बे सच डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड एवरीवेयर इट वेंट, ठीक है। और जैसे ही ये कमीशन मुंबई पहुंची थी तो वो डेमोन्स्ट्रेशन सब जगह क्या हो गया था, फैल गया था, ठीक है। और जिसके कारण जो साइमन कमीशन थे उनको इट वेंट, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है आपको जो भारत माता, आपका इस चैप्टर में जो भारत माता की इमेज है उसको कंपेयर करना है जर्मेनिया की जो इमेज है उससे, ठीक है। हमें पता है दोनों ही जो इमेज है वो है ना नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए यूज की गई थी, ठीक है। तो हमें उन दोनों सिंबल को, जो इमेज के दोनों के सिंबल है, एक जो जर्मेनिया मतलब जर्मनी की जो इमेज है जर्मेनिया उसे, और इंडिया की जो है भारत माता उसे, ठीक है। तो हम देखते हैं द इमेज ऑफ जर्मेनिया वॉज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो जर्मेनिया की इमेज है वो किसका सिंबल है, जर्मन नेशन का, ठीक है। एंड जो भारत माता का जो है वो इंडियन नेशन का सिंबल है, ठीक है। बोथ इमेजेस इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट हु वर्क वेरी हार्ड टू यूनिफाई देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड टू अटेंड अ लिबरल नेशन, ठीक है। ये जो दोनों इमेज है वो नेशनलिस्ट को क्या करती हैं, वर्क हार्ड करने के लिए इंस्पायर करती है, ठीक है। कि आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट में या उसको यूनिफाई करने के लिए आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, जिसके कारण आपको क्या मिल सके, आपके नेशन को लिबरल या फ्रीडम मिल सके, ठीक है। द इमेज ऑफ भारत माता पेंट बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जो ये आपकी इमेज थी भारत माता की वो किसने बनाई थी, अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। बेस्ड ऑन विथ लर्निंग, फूड, क्लोथिंग एंड सम एस्थेटिक क्वालिटी ऑल्सो, जिसके अंदर उनने बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की थी भारत माता को लेके, फूड को लेकर, मतलब उनकी जो उनका चीजें मतलब उनको पहनाया गया था या जो जिस टाइप की पिक्चर्स थी उसको लेके, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटी उनने उसके अकॉर्डिंग बताई थी। अनदर पेंटिंग ऑफ भारत माता इन विच वी फाइंड माता होल्डिंग त्रिशूल एंड स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, ठीक है। एक तो हमने देखा था जो एक ये वाली जो क्या बोलते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर ने ये जो पेंटिंग बनाई थी उसमें उसका एस्थेटिक फॉर्म बनाया गया था, ठीक है। आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो वो एक ऑरेंज कलर की पूरी फुल ड्रेस एंड ऑल पहनी हुई है, काम बताया गया है बहुत ज्यादा उन्हें, एंड ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। उन्हें काम एंड एक तरह से हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल से रिलेटेड बताया गया है, ठीक है। अब उनकी जो दूसरी पेंटिंग थी उसके अंदर उन्हें क्या बताया गया है, माता जी है जो कि त्रिशूल ली हुई हैं, लॉयन है उनके साथ में, एलिफेंट है, जिस इन सिंबल से क्या पता चल रहा था उसमें तो उन्हें काम एंड ऑल बताया गया था, ठीक है। स्पिरिचुअल पावर बताई गई थी, काम बताया गया था। इस बारी पिक्चर के अंदर उन्हें पावर एंड अथॉरिटी से रिलेट किया गया है, ठीक है। जो ये सिंबल है उसको किससे रिलेट किया गया है कि हम कितने संपन्न है, हमारे पास कितने सारे पावर्स हैं, कितनी अथॉरिटी है ये, ठीक है। ये तो हमारे भारत माता जी का हो गया ना। अब हम जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया को क्या बोला गया था, फिगर, फीमेल फिगर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ द ट्राई कलर फैब्रिक ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसको क्या बोला गया है कि ये जर्मेनिया एज अ फीमेल फिगर, जर्मेनिया को एक फीमेल फिगर बोला गया है जो कि खड़ी हुई है अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ द ट्राई कलर फैब्रिक ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है। शी इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीफ एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, ठीक है। और जो वो खड़ी हुई है तो उनका क्या बताया जा रहा है, वो एक तरह से क्राउन पहने हुई है किसका, ओक लीफ का, और ओक लीफ का वहां जो मतलब होता है जर्मन में, ओक का जो मतलब होता है वो हीरोइज्म को लेके होता है, इसलिए, ठीक है। नाउ आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे स्विच करते हैं। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन था वो क्या था, हमें सॉल्ट मार्च के बारे में बताना है एक तरह से, ठीक है। या फिर हमें ये भी बताना है एक तरह से बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मली आपको ये भी आ सकता है कि आप सॉल्ट मार्च के बारे में बता, एज वेल एज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्ट मार्च ही एक तरह से इफेक्टिव सिंबल क्यों था, ठीक है।
तो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन एज इट वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो सॉल्ट है वो एक ऐसी चीज़ है, भले ही वो गरीब हो या अमीर हो, सब खाते हैं। ठीक है, सब कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा वो असेंशियल है। ठीक है, इसलिए उनको लगा कि सॉल्ट एक तरह से पावरफुल symbol. He declared that the tax on salt and the government monopoly over its protection was the most oppressive phase of British rule. ठीक है, उन्हें ये लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो आप इंडिया से ही बना रहे हो सॉल्ट, ठीक है, और इंडिया का जो ओशन होता है, आपको पता है कोस्टल एरिया में बनते हैं ये सॉल्ट, एंड देन उसके ऊपर भी आप मोनोपोली रख रहे हो। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट का हक रहता था उसके ऊपर। ठीक है, एंड इसके बाद भी आप उसके ऊपर इतना सारा टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये लगता था ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव चीज है किसकी, ब्रिटिश रूल की। गांधी जी ने इसके रिगार्डिंग क्या किया, उनने एक लेटर लिखा वाइसरी इरविन को, जिसके अंदर उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी। ठीक है, और जिसके अंदर जो 11 डिमांड्स में से जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स जो था उसको अबॉलिश करने की। ठीक है, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, लेकिन जो इरविन थे वाइसरी, उनने गांधी जी को एक तरह से हम बोल सकते हैं इग्नोर कर दिया, उन्हें इनिशिएट करने का उनको कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी हो। सो गांधी जी स्टार्ट सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर्स। ठीक है, जब गांधी जी को लगा कि उनकी बात को अनसुना कर दिया गया है, तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च जो था, या डांडी यात्रा हम बोल सकते हैं, वो स्टार्ट की कितने 78 वॉलंटियर्स के साथ। जिसके बाद वो क्या हुए, डांडी पहुंचे, उनने वहां जाके व्हाइट लॉ जो था उसको क्या किया, उसको तोड़ा, एंड मतलब व्हाइट लॉ का मतलब ही यही होता है आपका, एंड मेट सॉल्ट बनाया। दिस मार्च डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिसके कारण ये जो मार्च हुआ था वहां से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो ग्रो होने लगी। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, और जैसे सबसे पहले गांधी जी ने इस लॉ को ब्रोक किया, वैसे के वैसे ही लोगों को जो पता चलता गया, तो डिफरेंट पार्ट्स में भी, हमारे कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स में लोगों ने भी जो ये सॉल्ट लॉ था उसको ब्रोक करना स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया सॉल्ट का, और जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री थी उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द सॉल्ट मार्च वॉज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। ठीक है, इसलिए जो सॉल्ट मार्च था वो इफेक्टिव सिंबल बोला गया आपका किसके अगेंस्ट, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, ना अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हमें ये बताना है, जो कि ये एक तरह से आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, बट उसके बाद भी मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि अगर आप इमेजिन करो कि उस टाइम पे जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, अगर आप उस टाइम पे वुमेन होते तो आप कैसे पार्टिसिपेट करते और आपका क्या एक्सपीरियंस होता उस चीज को लेकर। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आई पार्टिसिपेट इन दिस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट विच वॉज कॉल्ड बाय गांधी जी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उस टाइम पे होती तो जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट का, तो मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती। एंड साथ के साथ में जो मतलब लॉ तोड़े जा रहे थे, सॉल्ट लॉ तोड़े जा रहे थे, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती, मैं भी मैन्युफैक्चर करती, प्रोटेस्ट करती या डेमोन्स्ट्रेशन करती। ठीक है, और जैसे कि उस टाइम पे जो वुमेन्स ने सपोर्ट किया था, जो फॉरेन क्लॉथ थे या लिकर की शॉप थी, उन सबको बंद करने के लिए, एंड इसके बाद वो जेल भी गई थी। अगर इसके पीछे मुझे भी जेल जाना पड़ता या मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए मुझे भी जेल जाना पड़ता, तो आई विल डू इट। ठीक है, एंड आई रियली सी दिस सर्विस टू द नेशन एज द स्टेट ड्यूटी ऑफ वुमेन। ऑब्वियसली बात है, जितनी वो मैन के लिए उतनी ही वीमेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द वेरी start I was sure that British had to leave our country and I saw this as a proud movement as I took part in the activity। ठीक है, और मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखती, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ किस चीज में, कि मैं भी इसके अंदर उतने ही अच्छे से पार्टिसिपेट करती, एंड जो ब्रिटिश थी उसको हमारी कंट्री छोड़ के जाना पड़ता, और उस चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश होती कि वो मेरे लिए प्राउड मूवमेंट होता कि मैंने इस एक्टिविटी में पार्ट लिया या इस मूवमेंट के अंदर पार्ट लिया। ठीक है, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे कि हम देख ही रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके डिफरेंट ओपिनियन भी थे। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट ओपिनियन थे वो हम किसके ऊपर देख लेंगे, सेपरेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
ठीक है। तो फर्स्ट जो था, द कांग्रेस लीडर अपोज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु वाज ट्राइंग टू इंस्टिगेट डिफरेंट पीपल फॉर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कांग्रेस लीडर थे वो इस पॉलिसी को अपोज कर रहे थे। ठीक है, जो कि डिफरेंट लोग थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, जो ये लोगों की डिमांड थी सेपरेट इलेक्ट्रॉन को, वो मानने के लिए तैयार होने वाली थी, लेकिन जो कांग्रेस लीडर थे वो उस चीज का अपोज कर रहे थे इस पॉलिसी का। ठीक है, दे न्यू दैट यूजिंग सच अ सिस्टम द ब्रिटिश वांट टू डिवाइड द पीपल टू वीकेंड द नेशन मूवमेंट एंड प्रोलॉन्ग देयर स्टे इन इंडिया। क्योंकि वो जानते थे, जो कांग्रेस लीडर है सॉरी कांग्रेस लीडर है वो इस चीज को जानते थे कि जो ब्रिटिश है वो सिर्फ अपन देखते हुए आ रहे हैं वो डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी अपनाती है। ठीक है, तो वो यहाँ भी यही करना चाह रही थी कि वो चाह रही थी कि अगर मैं सेपरेट कर दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन सेपरेट की डिमांड को अगर हम मान लेंगे पीपल की, तो क्या हो जाएगा, जिसके कारण जो नेशनल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ जाएंगे तो मूवमेंट आपका वीक हो जाएगा। एंड प्रोलॉन्गर, जिसके कारण उसको एक रीजन मिल जाएगा या बहुत टाइम तक वो इंडिया के अंदर रह सकेगी। ठीक है, सो द कांग्रेस लीडर वर वन एंड ऑल इन फेवर ऑफ द ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो कांग्रेस लीडर थे वो सिर्फ एक ही फेवर में थे कि ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन बने, ना कि सेपरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into the depressed class association, also demand for separate electoral because he feared the domination of the upper electoral caste is Hindu in the joint election. ठीक है, अब जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनने जैसे कि हमने देखा था एसोसिएशन बनाया था डिप्रेस क्लास के लिए, दलित के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन करके तो उनका भी यही डिमांड था, वो भी यही चाह रहे थे कि एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन दिया जाए दलित के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका मानना ये था, उन्हें इस चीज का डर था कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं या दलित लोग हैं उनको डोमिनेंस करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्शन के अंदर। बट जो गांधी जी थे उनने फिर बात की, एज वी नो दैट, एंड वो हड़ताल पे चले गए थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे, जिसके कारण अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी, जिसमें क्या हुआ, आपका पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर मतलब है ना, हम बोलेंगे कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रोवाइड किया गया, बट उन्हें रिजर्व सीट प्रोवाइड कर दी गई प्रोविनिकल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ही एग्री टू हैव ज्वाइंट इलेक्ट्रॉल विद द हिंदूज। ठीक है, बट जो था वो ज्वाइंट इलेक्ट्रॉल ही रहेगा, सिर्फ उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रिजर्व सीट दी जाएगी प्रोविनिकल मतलब कि स्टेट में एंड सेंट्रल में भी। ठीक है, द मुस्लिम लीडर लाइक मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रॉल टू सेफ गार्ड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम लीडर जो थे मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली, जो हम अली ब्रदर्स बोलते हैं जिन्हें, उनका भी डिमांड था कि वो ये चाहते, उनको भी ये लगता था कि जो इंडिया है वो एक्चुअली में जो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया है वो हिंदू कांग्रेस पार्टी, मतलब हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ। ठीक है, तो इसलिए उन्हें भी ये लगता था कि हमें भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉल चाहिए, जिसके कारण उनका मेन उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम है उनके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, दे सेड दैट इन केस ऑफ ज्वाइंट इलेक्ट्रॉल द मुस्लिम वुड हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग दी सीट। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ज्वाइंट इलेक्ट्रॉल होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह जो मुस्लिम सॉरी पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, कम है, तो उसके कारण उनके भी जो चांसेस होंगे जीतने के वो कम हो जाएंगे, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ पीपल वर हिंदू, क्योंकि जो हिंदू हैं वो ज़्यादा है और मुस्लिम लोग कम है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा तीनों बेसिस पे कि क्यों लोग बाग चाहते थे, ब्रिटिश क्यों चाहती थी, ब्रिटिश इसलिए चाहती थी क्योंकि वो इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अंबेडकर जी इसलिए डिफरेंट सेपरेट इलेक्ट्रॉल चाहते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था जो दलित हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, SC SC, उनको क्या करा जाएगा, उनको प्रॉपर उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उन्हें ये लगता था कि ये जो इंडिया है वो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, तो जिसके कारण जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ मतलब इंसाफ नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है हमारा लिस्ट ऑफ ऑल, एक वेट अ मिनट, हाँ, इसके अंदर हम देखेंगे आपका लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप विच ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921। ठीक है, हम ये देखेंगे, हम उन लोगों की ग्रुप्स, सोशल ग्रुप की लिस्ट देखेंगे जिसके अंदर लोगों ने क्या किया था, जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके अंदर उनने पार्टिसिपेट किया था, एंड उनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उन लोगों का डिफरेंट
मीनिंग लेके गए थे स्वराज को लेके, ठीक है। तो पीपल ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ईच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, ठीक है। सब गांधी जी से इंस्पायर थे, ठीक है, बट सबने यहाँ जो स्वराज का मीनिंग था सब लोगों ने अलग अलग देखा था, ठीक है। तो हम इस आंसर पे आते हैं। सिटीज की अगर हम बात करें तो जो ये मूवमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था, मिडिल क्लास वालों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स थे, उनने क्या करा था, स्कूल को छोड़ दिया था, और जो आपके टीचर्स थे, गवर्नमेंट टीचर, उनने भी रिजाइन कर दिया था, इवन जो लॉयर्स थे उनने भी लीगल प्रैक्टिस को बंद कर दिया था, ठीक है। ये तो फर्स्ट का हो गया। सिटीज के अंदर मिडिल क्लास में क्या क्या, मिडिल क्लास के जो पार्टिसिपेशन थे उनने क्या क्या किया था, ठीक है। अवध पीजेंट की बात करें, अवध के जो पीजेंट थे उनको लीड किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। उनने भी एक दे लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार एंड द लैंड लॉर्ड हु डिमांड फ्रॉम द exorbitantly high rent and a variety of other fees, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है आपका, एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा वो हाई रेंट ले रहे थे उनसे, और हमें पता था उस टाइम पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, क्रॉप फेलियर एंड ऑल हुआ था, उसके बाद भी इतना ज्यादा रेंट लिया जा रहा था उनसे, और डिफरेंट टाइप के सीज, मतलब कि टैक्सेस उनके ऊपर इंपोज किए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट इन लोगों ने भी क्या किया था, अपना एक मूवमेंट को लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगर एंड द सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, ठीक है। बट इसके अंदर जो उनकी मेन डिमांड थी वो क्या थी, जो उनसे हाई रेवेन्यू लिया जा रहा था उसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। जो बेगर सिस्टम उस टाइम पे चलता था कि वो बिना बात के आपको पैसे वैसे भी नहीं देंगे और आपसे काम करवाते रहेंगे, ठीक है, उसको भी अबॉलिश करने की बात की थी। और साथ के साथ उनने जो लैंड लॉर्ड का जो अप्रोसिव क्या बोलना चाहिए था, नेचर था, उसको भी बाइकआउट करने की उन्हें डिमांड की थी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि सिटीज में कैसे हुआ था और अवध के टाइम पे कैसे हुआ था, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो ट्राइबल पीजेंट थे उनने कैसे, क्या मीनिंग लिया था आपका स्वराज का, ठीक है। तो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन द अनदर वे, ठीक है। इन्हें भी अलग टर्म में लिया था, क्या लिया था, क्योंकि हमने देखा था उस टाइम पे क्या हुआ था, आपका जो गवर्नमेंट थी उन वो लोग फॉरेस्ट लॉ लेके आए थे, जिसके कारण जो आपके ट्राइबल पीजेंट थे उनको फॉरेस्ट एरिया में जाना मना था, ठीक है, वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे, और उन्हें ये लगता था कि वो उनका ट्रेडिशनल राइट है, ठीक है, ये उनका ट्रेडिशनल राइट है कि वो वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो जब उनको वहां जाना मना करा था तो वो इस चीज को क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा था, लाइवलीहुड पे असर पड़ा था, तो वो इसके अगेंस्ट इस मूवमेंट के अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। तो हम देखें, दे लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इनने भी एक मूवमेंट अपना लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट, फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट, ठीक है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था, विच डिप्राइव देम फॉर द ट्रेडिशनल राइट ऑफ एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल एंड कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्हें ये लगता था कि उन्हें डिप्राइव किया जा रहा, मतलब उनको वंचित किया जा रहा है, किस चीज से, कि जो इनका जो ट्रेडिशनल राइट है कि वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, अपने कैटल्स को ग्रेज करवा सकते हैं, वहां से फ्यूल, फूड एंड फ्रूट्स को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन गोदाम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश militant Golera movement spread in the early 1920 under the leadership of अल्लूरी सीतारमन राजू, ठीक है। जो गोदाम हिल्स था आपका आंध्र प्रदेश के अंदर एक हिली एरिया था, वहां क्या किया गया, वहां मिलिटेंट गोलेरा मूवमेंट को मतलब स्प्रेड किया गया, ठीक है। जो किसने लीड किया था, अल्लूरी सीतारमन राजू ने। एज राजू अरेस्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरल ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, not through non-violence, the Godam rebel attacked police station, attempt to kill British officer and they carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज, ठीक है। इसके अंदर उनका कहना क्या था, ये गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है, गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर भी थे, लेकिन उनकी एक जगह सोच नहीं मिलती। जैसे गांधी जी का कहना ये था कि जो आप स्वराज है वो आप नॉन वायलेंस से ले सकते हो, ठीक है, बट इनका कहना ये था कि हमें लिबरल, मतलब हमें फ्रीडम जो मिलेगी ना वो सिर्फ फोर्स को यूज करके मिल सकते हैं, ठीक है। इनका असर्टेड, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हमें जो लिबर्टी मिलेगी या हमें जो फ्रीडम मिलेगी वो हमें किस पे मिलेगी, यूज ऑफ फोर्स की वजह से मिलेगी, ना कि नॉन वायलेंस में, ठीक है। जिसके कारण गोदाम के जो रिवेल थे उनने पुलिस स्टेशन पे अटैक करा और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा,
और उनका कहना ये था इसी वॉर के कारण वो क्या करेंगे, स्वराज को अचीव करेंगे, ठीक है। बट एज आपने जो अपने चैप्टर में देखा था, तो हमने देखा था वहाँ क्या हुआ था। ये सब होने के बाद जो राजू अल्लूरी सीताराम राजू थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी, और उसके बाद वो वहाँ के फोक हीरो बन गए थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट था वो था प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, ठीक है। जो वर्कर थे प्लांटेशन, उसके अंदर क्या किया गया था, उस टाइम पे एक एक्ट लेके आया गया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि एक तरह से वहाँ के जो वर्कर्स थे, ठीक है, वो उस फील्ड को छोड़ के जा ही नहीं सकते थे अपने घर, ठीक है। मतलब आपको जाना है तो आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, वहाँ परमिशन मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो वो इसके अगेंस्ट वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, आपका जो पीजेंट थे उनने कैसे किया, ट्राइबल पीजेंट ने कैसे किया, या प्लांटेशन वर्कर्स थे उनने कैसे आपका पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आपके बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको डाउट है या किसी चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माई वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाया करेगा कि हमारे जो वीडियोस आएंगी उनका, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्लीज आप आज देखा जाए तो अपना हिस्ट्री जो था वो कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स उठाने वाली हूँ अपना, ठीक है। तो हम कल से इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आएंगे, एंड जब तक आप अपना ये हिस्ट्री का करके रखिएगा, इसके बाद के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे अपने एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो एक बार आपका जो कोर्स हो जाए ना कंप्लीट, एंड देन हम फिर वो सारी चीजें लेके आएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।